हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का ज्योग्राफी वाला जयपुर यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हम 11वीं क्लास की एनसीईआरटी डिस्कस कर रहे हैं, फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। और इसमें हम आज इकाई नंबर 3 को डिस्कस करेंगे। और इसमें बेसिकली भू आकृतियों के बारे में है, और इसमें 3 सब टॉपिक है, जिसमें पहला खनिज एवं शैल है, यानी जो रॉक्स और जो मिनरल्स है उसके बारे में है। तो शैलों के प्रमुख प्रकार यानी कितने टाइप की चट्टानें होती है और उनकी विशेषताएं क्या है, बेसिकली आज हम इस टॉपिक के बारे में डिटेल से देखेंगे। उसके बाद में जो भू आकृतिक प्रक्रियाएं और भू आकृतियां और उनके विकास है, जो डेवलपमेंट ऑफ लैंडफॉर्म्स है, उनको हम नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो आज हमारा जो मेन टॉपिक है वो मिनरल्स एंड रॉक सिस्टम के बारे में, यानी जो खनिज और शैल यानी चट्टानों के बारे में है। अध्याय नंबर 5वां है। तो चलिए इसको डिस्कस करते हैं, और छोटा सा टॉपिक है, जल्दी कंप्लीट कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जो 3 टाइप की चट्टानें होती है, प्राइमरी सॉरी जो इग्नियस रॉक होती है, मेटामॉर्फिज्म, और जो सेडिमेंट्री रॉक होती है। इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो इनका अच्छे से क्लासिफिकेशन देखेंगे हम। ठीक है, चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। शुरुआत में कुछ बेसिक बातें दे रखी हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो इसमें है कि पृथ्वी विभिन्न तत्वों से बनी हुई है। ठीक है, इसकी बाहरी परत पर ये तत्व ठोस रूप में, और आंतरिक परत में ये गर्म और पिघली हुई अवस्था में पाए जाते हैं। यानी जो अर्थ सरफेस है, हमने इंटीरियर ऑफ अर्थ यानी पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में पढ़ा था। उस समय हमने जो जो क्रस्ट पोर्शन है, यानी जो सबसे अपर मोस्ट लेयर है अर्थ की, वो ठोस है। ठीक है, और उसके बाद में जो मेटल और कोर पढ़ा था वो जो पार्शियली लिक्विड और सॉलिड अवस्था में है, तो अवस्था में पाए जाते हैं। पृथ्वी की संपूर्ण प्रॉपर्टी का लगभग 98% भाग है जो 8 तत्वों से बना हुआ है, जिसमें पहला ऑक्सीजन, दूसरा सिलिकॉन, तीसरा एल्यूमिनियम, लोहा, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम से बना है। तो आपको ये 98% पोर्शन है वो इन्हीं सीक्वेंस में याद रखना। जो बेसिक 8 एलिमेंट है, तत्व है, उनके बारे में। तो पहला ऑक्सीजन है, दूसरा सिलिकॉन, तीसरा एल्यूमिनियम, चौथा लोहा, पांचवा कैल्शियम, छठा सोडियम, और सातवां पोटेशियम, और आठवां मैग्नीशियम। तथा शेष भाग टाइटेनियम, हाइड्रोजन, फास्फोरस, मैग्नीज, सल्फर, कार्बन, निकेल और अन्य पदार्थों से बना है। तो बेसिकली हमें जो शुरुआत में जो इम्पोर्टेंट है वो यही है कि ये जो 8 तत्व है इनको सीक्वेंस से याद रखने हैं। ऊपर पट्टी पर पाए जाने वाले तत्व प्राय अलग अलग नहीं मिलते, बल्कि ये सामान्यतः एक दूसरे तत्व के साथ मिलकर विभिन्न पदार्थों का निर्माण करते हैं। इन पदार्थों को खनिज के नाम से जाना जाता है, खनिज नाम दिया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल जो एलिमेंट है, 2 या 3 एलिमेंट परस्पर मिलते हैं। ठीक है, जो एलिमेंट यानी तत्व मिलते हैं, तत्व मिलकर क्या बनाते हैं। आगे ये बोल रहा है कि भूप्रपट्टी पर पाए जाने वाले प्राय अलग अलग नहीं मिलते हैं, जो तत्व पाए जाते हैं वो अलग अलग नहीं मिलते हैं, ये एक दूसरे तत्व के साथ में मिलकर कुछ जो मटेरियल है यानी पदार्थ है उनका निर्माण करते हैं। ठीक है, पदार्थों का निर्माण करते हैं। जो पदार्थ है वो आगे मिक्सचर होते हैं पदार्थों का, वो आगे खनिज बनते हैं। ठीक है, जैसे आयरन ओर है। अब जो आयरन ओर है, जो हम जो स्टील है, ठीक है, स्टील जो एक एलिमेंट है, उसमें जो बेसिक कंपोनेंट होता है, जो पदार्थों का मटेरियल होता है, वो आयरन ओर होता है। आयरन ओर यानी जो मिक्सचर होता है, उसमें बहुत सारी अशुद्धियां होती है, हम खनन करके निकालते हैं आयरन ओर को। तो बेसिकली कौन कौन से तत्वों से मिलकर बना हुआ होता है, ठीक है, जिसमें लोहे की मात्रा होती है, ठीक है, और उसमें ऑक्सीजन की मात्रा भी होती है, और दूसरे जो एलिमेंट होते हैं वो भी पाए जाते हैं। ठीक है, तो इस वजह से ये 2-3 तत्वों से मिलकर कोई मटेरियल बना हुआ है, और जो मटेरियल है 2-3 मटेरियल से मिलकर एक खनिज बनता है। तो इस प्रकार यहाँ पे इन बॉक्स में दे रखा है कि इस प्रकार खनिज एक ऐसा प्राकृतिक कार्बनिक एवं अकार्बनिक तत्व है जिसमें एक क्रमबद्ध परमाणविक संरचना, निश्चित रासायनिक संगठन और भौतिक गुणधर्म होते हैं। भौतिक गुणधर्म का मतलब है कि जैसे कोई विद्युत का चालक होता है या कोई विद्युत का चालक नहीं होता है। ठीक है, उसी प्रकार से रासायनिक संगठन, उनका जो केमिकल कंपोनेंट हो, ठीक है, वो उसके आधार पर हम डिसाइड करते हैं कि ये किस प्रकार का है। उसी प्रकार से जो उनकी परमाणविक संरचना है उसके आधार पर हम खनिज को डिसाइड करते हैं। खनिज का निर्माण दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर बना है, यानी 2 और मोर एलिमेंट मिलकर एक खनिज बनाते हैं। और लेकिन कभी कभी सल्फर, तांबा, चांदी, स्वर्ण, ग्रेफाइट जैसे एक तत्व खनिज भी पाए जाते हैं। तो अभी एग्जाम में कभी क्वेश्चन पूछ ले आपसे कि एक तत्व खनिज कौन से हैं, तो इसमें सल्फर है, तांबा, चांदी, स्वर्ण, ग्रेफाइट, इनमें से कोई भी एग्जाम्पल पूछ सकते हैं या स्टेटमेंट में दे देंगे आपसे। ठीक है, नेक्स्ट है कि यद्यपि स्थल मंडल का निर्माण करने वाले तत्वों की संख्या अत्यधिक कम है, लेकिन आपस में इनका संयोजन विभिन्न तरीकों से होता है। यानी जो केमिकल कंपोनेंट होता है वो एल्यूमिनियम और सिलिकॉन का मिलके कुछ अलग तत्व या पदार्थ बनाते हैं। पोटेशियम और मैग्नीशियम अलग मिल जाते हैं, कभी सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम तीनों मिलके कोई अलग मटेरियल बना देते हैं। तो इनका जो आपसी संबंध है इसके आधार पर
पदार्थों का निर्माण होता है, जिससे खनिजों की अनेक किस्में बनती है। भूप्रपट्टी पर कम से कम 2000 प्रकार के खनिज को पहचाना गया है, यानी जो मोर देन 2000 टाइप्स जो खनिज है, आयरन और है, और इस टाइप के जो अदर मेटालिक और नॉन मेटालिक मिनरल्स है वो पाए गए हैं, पहचाने गए हैं, उनको नाम दिया गया। लेकिन इसमें से सामान्यतः उपलब्ध लगभग सभी पदार्थ 6 प्रमुख खनिज समूह से संबंधित है, जिनको सेल निर्माण के प्रमुख खनिज माना जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो कंटिन्यूस आगे जो पोर्शन स्टार्ट हो रहा है, एक बार इसको कर लेते हैं। पृथ्वी के आंतरिक भाग में पाए जाने वाला मैग्मा ही सभी खनिजों का मूल स्रोत है, यानी जो हमने प्रीवियस सेशन में पढ़ा था ना, जो मिड ओशनिक रिज के आसपास जो रिंग ऑफ पैसिफिक फायर के आसपास जो मैग्मा निकलता है, जो वॉल्केनिक इरप्शन होता है, तो जब जो ज्वालामुखी की जो पाइप होती है उसमें जो मटेरियल होता है उसको हम लावा बोलते हैं, और जैसे ही ये सतह पर आता है तो इसको हम मैग्मा बोलते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली इनसे बने हुए हैं। ठीक है, इस मैग्मा के ठंडा होने पर ये खनिज के क्रिस्टल बनते हैं। ठीक है, और इस प्रक्रिया में जैसे जैसे मैग्मा ठंडा होकर ठोस सेल बनता है, खनिजों की क्रमबद्ध श्रृंखला का निर्माण होने लगता है। ठीक है, और कोयला, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस जैसे खनिज कार्बनिक पदार्थ हैं, और क्रमशः ये ठोस, तरल एवं गैस रूप में पाए जाते हैं, यानी कोयला, पेट्रोलियम और गैस। तो कोयला ठोस होता है, पेट्रोलियम लिक्विड होता है, और जो नेचुरल गैस है वो गैस के फॉर्म में होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये खनिज पाए जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ जो विशेषताएं हैं, जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है, कैरेक्टरिस्टिक है खनिजों के, उनके बारे में देखते हैं एक बार। ठीक है, भौतिक विशेषताओं और स्वभाव के आधार पर कुछ प्रमुख खनिज है। जैसे पहला है क्रिस्टल का बाहरी रूप। ठीक है, तो इसमें क्रिस्टल कई प्रकार के हो सकते हैं, घनाकार हो सकते हैं, अष्टभुजाकार हो सकते हैं, षष्ठभुजाकार हो सकता है, प्रिज्म टाइप का हो सकता है। विदलन, विदलन का मतलब है कि जो सापेक्षिक रूप से समतल सतह बनाने वाले निश्चित दिशा में टूटने की प्रवृत्ति होती है। हम कोई खनिज को कोई चट्टान है या कोई मेटेलिक और नॉन मेटेलिक मिनरल्स में काफी ऐसे जो नॉन मेटेलिक मिनरल्स होते हैं जिनको चट्टान को तोड़ने पर वो एक निश्चित क्रम में टूटती है। ठीक है, तो कोई कोण बनाकर टूट सकते हैं। विभंजन का मतलब होता है कि अणुओं की आंतरिक व्यवस्था इतनी जटिल होती है कि अणुओं को कोई तल नहीं होता है। क्रिस्टल विदलन तल के अनुसार नहीं बल्कि अनियमित रूप में टूटता है। जैसे जो ग्रेनाइट की चट्टानें हैं उनको तोड़ते हैं तो वो एक निश्चित क्रम में नहीं टूटती है, तभी उनको जब वो माइनिंग होती है तो उनको काटते हैं मशीनों से। ठीक है, इसी प्रकार से चमक है, चमक के बाद में रंग है। ठीक है, तो उसी प्रकार से नेक्स्ट है धारियां हैं, यानी जो क्या बोलते हैं इनको, जो सीक्वेंस है बनने की प्रोसेस है, फॉर्मेशन है, उसके आधार पर बनते हैं। उसके बाद में ट्रांसपेरेंसी होती है। ठीक है, तो कुछ ऐसे मिनरल्स होते हैं जिनमें जो सोलर रेडिएशन है वो आर पार हो जाती है, कुछ में रिफ्लेक्ट हो जाती है। उसी प्रकार से संरचना, यानी जो इसकी जो क्रिस्टल की विशेषता, अवस्था, महीन, मध्यम, खुदरे और पिसे हुए, यानी जो क्रिस्टल होते हैं चट्टानों में उनका आकार के आधार पर, उनकी सीक्वेंस के आधार पर डिसाइड किया जाता है। कठोरता के आधार पर भी खनिजों के अलग अलग कैटेगरी है। जैसे 10 चुने हुए खनिजों में 10 तक की श्रेणी में कठोरता है। जैसे टेल्स सॉरी टेल टेल के बाद में जिप्सम, जिप्सम के बाद में कठोरतम है कैल्साइट, कैल्साइट के बाद में फ्लोराइड, फ्लोराइड के बाद में एपेटाइट, एपेटाइट के बाद में फेल्सपर, फेल्सपर के बाद में क्वार्ट्ज, क्वार्ट्ज के बाद में टोपाज, टोपाज के बाद में कोर्डम, और कोर्डम के बाद में सबसे कठिन जो मिनरल्स है वो है हीरा। ठीक है, तो ये सीक्वेंस याद रखना है, 1 से लेके 10 तक एग्जाम में कभी भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, 3 एग्जाम्पल दे देंगे, एक जिप्सम उठा लेंगे, दूसरा फेल्सपार उठा लेंगे, और तीसरा कोर्डम उठा लेंगे। ठीक है, तो आपको ये सीक्वेंस करने को दे देगा कि कठोरतम से भंगुर अवस्था में या भंगुर से कठोर अवस्था में असेंडिंग डिसेंडिंग कैसे भी पूछ सकते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है कि नाखून की जो 2.5 है, यानी उदाहरण के लिए तुलना में नाखून की जो नोक है वो 2.5 है एज कम्पेयर टू कांच और चाकू। ठीक है, इनकी कांच और चाकू की जो नोक होती है वो 5.5, जो एक बोलते हैं ना जो कटिंग का पैरामीटर है उसके आधार पर डिसाइड करते हैं। ठीक है, और अपेक्षित भार है, कुछ चट्टानें हल्की होती है, कुछ चट्टानें अपेक्षाकृत भारी होती है। ठीक है, तो इसके आधार पर इनके भौतिक जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक है उसके आधार पर डिसाइड किया जाता है। अब नेक्स्ट है धात्विक खनिज। तो धात्विक खनिज के बारे में हमने जो डिटेल में टॉपिक पढ़ा था, जो ह्यूमन ज्योग्राफी ऑफ इंडिया के बारे में हमने डिटेल से डिस्कस किया था। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल दे रखे हैं, यानी खनिज और सेल का संदर्भ दिया हुआ है, तो यहाँ पे एग्जांपल देंगे कि किस प्रकार की चट्टानें हैं और किस प्रकार के धात्विक खनिज है। तो इनमें धातु तत्व होते हैं, इनमें 3 प्रकार के होते हैं। एक तो बहुमूल्य धातु, जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया और प्लेटिनम हो गया। ठीक है, ये तीनों बहुमूल्य धातु है। आदि यानी आगे और भी बहुत जो महंगी महंगी धातुएं हैं। उसी प्रकार से नेक्स्ट है कैटेगरी, वो है लोहा धातु, यानी जो मेटालिक मिनरल्स है,
लोहा एवं स्टील के निर्माण के लिए लोहे में मिलाई जाने वाली अन्य धातुएं, ठीक है, जैसे मैग्नीज है, ठीक है। उसी प्रकार से जब आयरन ओर निकाला जाता है, आयरन ओर को अशुद्धियां हटाकर उसमें उससे क्या बनाया जाता है, आयरन ओर से ओर बनाया जाता है, ठीक है, जो लोहा निकलता है। लोहे के बाद में स्टील बनाने के लिए उपयोग होता है, तो इसमें बीच में यहाँ पे क्या मिलाते हैं, मैग्नीज मिलाते हैं, ठीक है। तो ये प्रोसेस हमने पढ़ा था 11th क्लास की, सॉरी 12th क्लास की, हमने जो इंडिया की ज्योग्राफी पढ़ी थी, भारत लोक और अर्थव्यवस्था, उसमें ये चीज जो ये प्रोसेस है आयरन ओर से स्टील बनने का, उसमें मैग्नीज मिलाते हैं। उसी प्रकार से अलोह धातु यानी जो नॉन मेटेलिक मिनरल्स है, उसमें एक तो ताम्र होगा यानी कॉपर, सीसा, जिंक, टिन, एल्यूमिनियम आदि जो धातु है वो अलोह धातुओं की कैटेगरी में आती है। ठीक है, अब नेक्स्ट है अधात्विक खनिज। ठीक है, अधात्विक खनिज कौन कौन से, इसमें धातु का अंश उपस्थित नहीं होते हैं। गंधक, फॉस्फेट और नाइट्रेट अधात्विक खनिज होते हैं। सीमेंट अधात्विक खनिज का मिश्रण है, यानी सीमेंट में तीन चार जो कंपोनेंट होते हैं वो मिलकर सीमेंट बनते हैं, ठीक है। जैसे जो लाइम स्टोन है, ठीक है, इसी प्रकार से जो दूसरे जो रॉक्स होती है वो मिलकर सीमेंट का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली जो हमारा जो मेन टॉपिक है आज का, सेलों से संबंधित यानी रॉक्स के बारे में, वो अभी स्टार्ट हो रहा है। चलिए इसको एक बार डिटेल से देखते हैं कि परपट्टी, पृथ्वी की परपट्टी सेल से बनी है, यानी जो आउटर मोस्ट लेयर है पृथ्वी की वो चट्टानों से बनी है। सेल का निर्माण एक या एक से अधिक खनिजों से मिलकर बना हुआ है, यानी मोर देन वन मिनरल्स मिलके सेलों का निर्माण करते हैं, चट्टानों का निर्माण करते हैं। सेल कठोर या नरम तथा विभिन्न रंगों की हो सकती है, यानी जो रॉक्स है उनकी प्रवृत्ति कठोर हो सकती है यानी हार्डेस्ट हो सकती है, या नरम हो सकती है। कलर्स भी अलग अलग होते हैं, जैसे यहाँ पे आगे जो डायग्राम दे रखा है, इसमें अलग अलग टाइप की चट्टानों का कलर दिख रहा है, ठीक है। तो अभी हम आगे डिटेल से डिस्कस करेंगे इसको। जैसे ग्रेनाइट कठोर एवं सेल कड़ी नरम होती है। गैब्रो काला तथा क्वार्टजाइट दूध या सफेद हो सकता है। सेलों में खनिज घटकों का कोई निश्चित संगठन नहीं होता है। सेलों में सामान्यतः पाए जाने वाले खनिज पदार्थ फेल्ड्स्पार और क्वार्टजाइट होते हैं, ठीक है। तो ये दो जो मुख्यतः जो पदार्थ पाए जाते हैं, मटेरियल पाए जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। तो इनको याद रखना है कि सेलों में सामान्यतः जो खनिज पदार्थ पाए जाते हैं वो फेल्ड्स्पार और क्वार्ट्ज, ठीक है, ये दो प्रकार के पाए जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। उसी प्रकार से सेलों एवं स्थलाकृतियों तथा सेलों एवं मृदा के निकट संबंध होने के कारण भूगोल शास्त्रियों को सेलों का मौलिक ज्ञान होना आवश्यक है, ठीक है। यानी जो सॉइल के साइंटिस्ट होते हैं और जो रॉक्स के साइंटिस्ट होते हैं, उन दोनों में कॉमन कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, क्योंकि उनको दोनों साइंटिस्ट कैटेगरी को केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज देखनी पड़ती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल कोई सॉइल का साइंटिस्ट है जिसको पेडोलॉजिस्ट बोलते हैं, तो वो सॉइल का जो मिट्टी है उसका गुणधर्म जानने के लिए क्या करेगा, चट्टानों की जो पेरेंट्स मटेरियल है उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी को देखेगा, उनके कलर को देखेगा, उसी के आधार पर तो मृदा का निर्माण होता है ना। जैसे काली मृदा है, जो रेगुलर मृदा है, ब्लैक सॉइल है, उसको उसमें लोहे की मात्रा ज़्यादा होने की वजह से ब्लैक बोलते हैं उसको। जलोढ़ मृदा का कलर अलग होता है, लाल और पीली मृदा का कलर अलग होता है, लेटराइट मृदा का कलर अलग होता है। तो इसी प्रकार से जो पेरेंट्स मटेरियल होता है उसके आधार पर चट्टानों का निर्माण हुआ होता है, ठीक है। सेलों के विभिन्न प्रकार है जिनको उनकी निर्माण पद्धति के आधार पर तीन समूह में विभाजित किया गया है, ठीक है। अब सेल जो चट्टानें होती है वो तीन टाइप की होती है, ठीक है। तो इसमें जो सबसे बेसिक चट्टान होती है उसको आग्नेय सेल, जो मैग्मा तथा लावा के घनीभूत होने से बनी हुई है, ठीक है। उसी प्रकार से नेक्स्ट है अवसादी सेल, जो बहिर्जनित प्रक्रिया द्वारा सेलों के अंशों के निक्षेपण का परिणाम है, यानी जैसे ही ये ज्वालामुखी विस्फोट हुआ और इसे लावा निकला, ठीक है, और यहाँ पे सतह पर बह के आ गया, यहाँ पे जम गया, तो इसको बोलेंगे आग्नेय चट्टान, ठीक है। उस प्रकार से बाद में क्या हुआ, धीरे धीरे पवन, हवा, टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी की वजह से जो आग्नेय चट्टान है उसमें भंगुरता हुई और छोटे छोटे टुकड़े टूटकर पानी या हवा द्वारा दूर जाके यहाँ पे जम गए, तो इस वजह से यहाँ पे जो चट्टान बनी उसको बोलेंगे अवसादी चट्टान, ठीक है। अवसादी चट्टान के बाद में है कायांतरित सेल, यानी उपस्थित सेलों में पुनः क्रिस्टलीकरण की जो प्रक्रिया से निर्मित होती है, यानी जो अवसादी चट्टान का भी बाद में हवा, पानी और जो टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है, उसकी वजह से अपरदन हुआ, उसके बाद में जो दूर जगह इस स्थान पर जाके एक चट्टान का रूप लेती है उसको बोलते हैं कायांतरित चट्टान, ठीक है। तो ये तीन बेसिक जो चट्टानों की कैटेगरी है वो तीन है। तो यहाँ पे एक इनबॉक्स इंफॉर्मेशन दे रखी है कि जो पेट्रोलॉजी सेलों का विज्ञान है, जो पेट्रोलॉजी है, जैसे पेडोलॉजी है उसको सॉइल के जो विज्ञान है, जो मृदा का अध्ययन करते हैं उनको, उनकी ब्रांच को पेडोलॉजी कहते हैं। उसी प्रकार से जो चट्टानों का अध्ययन करते हैं उनको बोलते हैं पेट्रोलॉजी।
एक पेट्रोशास्त्री सेलों के विभिन्न स्वरूपों का अध्ययन करता है, जैसे खनिज की संरचना क्या है, बनावट, गठन, स्रोत, प्राप्ति स्थान, परिवर्तन और दूसरी सेलों के साथ में संबंध। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान रखना है कि जो सेल अध्ययन होता है यानी जो चट्टानों का अध्ययन होता है उसको पेट्रोलॉजी कहते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट है आग्नेय सेल। ठीक है, अब जैसे हम आग्नेय सेल पढ़ेंगे उसकी प्रकार से आग्नेय सेल की जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है हम इस डायग्राम में ऐसे देखते जाएंगे। यहाँ पे इग्नियस रॉक है, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक, यानी आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और कायांतरित चट्टान। इन तीनों के जो कैरेक्टरिस्टिक है और कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चट्टानें हैं उनको देखते जाएंगे। ठीक है, तो चलिए, पहला है आग्नेय। चूंकि सेलों का निर्माण पृथ्वी के आंतरिक भाग में मैग्मा और एवं लावा से होता है, अतः इसको प्राथमिक सेल भी कहते हैं। मैग्मा के ठंडा होकर घनीभूत हो जाने से आग्नेय सेलों का निर्माण होता है। इग्नियस लैटिन भाषा का वर्ड है जिसका अर्थ होता है अग्नि। मैग्मा के विषय में आप पहले ही जानते हैं, जबकि अपनी ऊपरगामी गति से मैग्मा ठंडा होकर ठोस बन जाता है, तो ये आग्नेय सेल कहलाता है। ठंडा तथा ठोस बनने की प्रक्रिया पृथ्वी की परपट्टी या पृथ्वी की सतह पर होती है। यानी एक तो इंटेंसिव इग्नियस रॉक बनती है और एक एक्सटेंसिव, यानी एक जमीन के अंदर जो आग्नेय शिलाएं बनती है, यानी जो मैग्मा ठंडा हो जाता है जमीन के अंदर ही, वो बाहर नहीं निकल पाता है, उनसे जो चट्टानें बनती है। तो ये दो प्रकार की बनती है, एक तो सतह के अंदर बनती है और एक सतह के बाहर बनती है। जैसे आग्नेय शिलाओं का वर्गीकरण इसकी बनावट के आधार पर किया जाता है। इसकी बनावट इनके कणों के आकार, व्यवस्था तथा पदार्थों की भौतिक अवस्था पर निर्भर करती है। यदि पिघले हुए पदार्थ धीरे धीरे गहराई तक ठंडे होते हैं तो खनिज के कण पर्याप्त बड़े हो सकते हैं। यानी दो चीजें हैं। पहली ये है कि यदि जो मैग्मा के ठंडा होने की दर है वो यदि ज्यादा लॉन्ग टाइम लेता है तो उनमें जो क्रिस्टल बनते हैं वो जो अपेक्षाकृत ज्यादा बड़े बनते हैं। सतह पर हुई आकस्मिक शीतलता के कारण छोटे एवं चिकने कण होते हैं। ठीक है, जैसे जैसे हम ग्रेनाइट चट्टान को देखते हैं सतह पर, उनमें छोटे छोटे कण पाए जाते हैं, यानी एज कम्पेयर टू इतने देख लो। लेकिन जो गहराई में बनते हैं उनमें जो कण होते हैं वो इस टाइप के बड़े बड़े बनते हैं। ठीक है, शीतलता की मध्यम परिस्थितियां होने पर आग्नेय शैल बनने की कण भी मध्यम आकार के हो सकते हैं, जैसे ग्रेनाइट, गैब्रो, पेग्मेटाइट, बेसाल्ट, ज्वालामुखी, ब्रेसिया, टफ आग्नेय शैलें के कुछ उदाहरण हैं। ठीक है, तो अब एक बार यहाँ पे जैसे इसको देखते हैं इग्नियस रॉक। ठीक है, तो यहाँ पे एक तो ये ग्रेनाइट है जिसका कलर और जो देख सकते हैं आप, उसी प्रकार से स्कोरिया है। ठीक है, और प्यूमिक्स और उसी प्रकार से ऑब्सीडियन। ठीक है, तो इनके जो कलर है और इनकी जो केमिकल जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो अलग अलग दिख रही है। ठीक है, तो ये रॉक साइकिल है, इसको बाद में देखेंगे हम। तो यहाँ पे देखते हैं जो इग्नियस रॉक है उनका फॉर्मेशन थ्रू सॉलिडिफिकेशन ऑफ मैग्मा और लावा, यानी जो मैग्मा और लावा के घनीभूत होने से ये बनती है। करेक्टरिस्टिक यानी इनके लक्षण क्या है कि ये एक तो इनमें लेयर्स नहीं पाई जाती है, उसी प्रकार से ये हार्डेस्ट ऑफ ऑल यानी सबसे कठिन चट्टानें होती है ये। टाइप क्या है, जैसे इंटेंसिव रॉक है। ठीक है, अब इंटेंसिव का मतलब है कि जमीन के अंदर ही यदि लावा या मैग्मा ठंडा हो जाता है, उनसे कौन कौन सी चट्टानें बनती है, एक तो बनती है ग्रेनाइट। ठीक है, और दूसरी बनती है डायोराइट और तीसरी बनती है गैब्रो। ये होती है इंटेंसिव रॉक चट्टान। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम याद क्वेश्चन आ सकता है। दूसरा है एक्सटेंसिव। एक्सटेंसिव का मतलब है कि रैपिड कूलिंग ऑफ लावा, यानी जब लावा सतह पर आकर जमने लगता है तो वो जल्दी ठंडा हो जाता है, क्योंकि उसको जो हीट छोड़ने की, जो हीट मुक्त करने की जो क्लाइमेटिक कंडीशन होती है वो ज़्यादा जल्दी मिल जाती है। कहने का मतलब जमीन, एक तो जमीन की गहराई में मैग्मा धीरे धीरे ठंडा हो रहा है, एक सतह पर ठंडा हो रहा है, तो दोनों का जो कूलिंग पॉइंट है वो अलग अलग होता है। तो जो सतह पर जो चट्टानें बनती है उसमें कौन सी है, पहली तो है पुमीसी, दूसरा है ऑब्सीडियन और तीसरा है बसाल्ट। यानी जो बसाल्ट है वो है सतह पर ठंडी होने वाली, सॉरी सतह पर जो इग्नियस रॉक बनती है उसको बसाल्ट बोलते हैं, और जो जमीन के अंदर बनती है उसको ग्रेनाइट बोलते हैं। तो हमारे आसपास जो ग्रेनाइट की खाने हैं, ठीक है, खदान है, जहाँ से ग्रेनाइट को काट काट कर ब्लॉक के रूप में निकाला जाता है और उससे बाद में टाइल्स बनाई जाती है, तो वो आंतरिक चट्टानें हैं। उसी प्रकार से जो बेसाल्ट चट्टानें हैं वो सतह पर मतलब ठंडी होती है, बनती है, कहने का मतलब। उसी प्रकार से नेक्स्ट है औषधि चट्टान। अब औषधि चट्टान में, अब इसके साथ में और देखते हैं कि कौन कौन सी आग्नेय चट्टानें और हैं। ठीक है, ये तो हमने दो तीन एग्जांपल देखे हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल जो हमने कल एग्जांपल पढ़े थे, कल नहीं परसों पढ़े थे, जो जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना है उसमें हमने कुछ एग्जांपल पढ़े थे। ठीक है, तो उसमें पढ़ा था हमने लेखोलिथ का पढ़ा था, बैथोलिथ पढ़ा था, सील पढ़ा था, फेकोलिथ पढ़ा था, स्टोक पढ़ा था, उसी प्रकार से लेफोलिथ पढ़ा था। ठीक है, तो ये सारे जो एग्जाम्पल है वो इंटेंसिव रॉक के एग्जाम्पल है। ठीक है, उसी प्रकार से जो एक्सटेंसिव रॉक है कौन कौन सी है, पहली तो आपने दो तीन एग्जाम्पल तो यहाँ देख लिए। उसी प्रकार से नेक्स्ट एक तो व्हाइट। ठीक है, उसी प्रकार से गैब्रो। ठीक है, तो यहाँ पे गैब्रो एक्सटेंसिव
इंटेंसिव दे रखा है इस इंडेक्स में, तो एक बार हो सकता है कंफ्यूजन, कल इसको दूर कर लेंगे, ठीक है। उसी प्रकार से पेग्मेटाइट है, बसाल्ट हो गया आपका, ठीक है। फिर वॉल्केनिक ब्रेसिका है जो हमने अभी चैप्टर में डिस्कस किया है, ठीक है। तो ज्वालामुखी ब्रेसिया, ठीक है। तो ये है बेसिकली आपकी आग्नेय चट्टानें। उसी प्रकार से नेक्स्ट है अवसादी चट्टानें। अब अवसादी अर्थात सेडिमेंट्री शब्द की व्युत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द सेडिमेंटम से हुई है, जिसका अर्थ है व्यवस्थित होना, यानी एक क्रमिक अवस्था में इनका निर्माण होना। पृथ्वी की सतह पर शैलें आग्नेय व अवसादी कायांतरित अवशय अपक्षयकारी कारकों के प्रति अनावर्त होती है, जो विभिन्न आकार के विखंडों में विभाजित होती है। ऐसे उपखंडों का विभिन्न बहिर्जनित कारकों द्वारा संवहन एवं निक्षेपण होता है, यानी जो आग्नेय चट्टानें होती है उनके अलग अलग खंड टूटते हैं, कोई छोटा टूटता है, कोई बड़ा टूटता है, कोई बीच में से दो दरार पड़ जाती है तो दो खंडों में टूट जाती है। तो इसी प्रकार से ये संवहन और निक्षेपण होता है। संवहन का मतलब है कि ए स्थान से बी स्थान पर चली जाती है, चाहे तो वो पानी के द्वारा जाओ या फिर कोई और ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जाओ, ठीक है। तो उनका बाद में उस इस बी स्थान पर जम जाना और चट्टान का रूप धारण करना, उसको अवसादी चट्टान बोलते हैं। सघनता के द्वारा ये संचित पदार्थ सेलों में परिणित हो जाते हैं। यह प्रक्रिया सिलिबोन यानी लिथिफिकेशन कहलाती है। तो लिथिफिकेशन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कभी क्वेश्चन पूछ ले कि लिथिफिकेशन जो प्रोसेस है वो किस चट्टान का गुण है, तो ये आपको एग्जाम्पल दे देंगे, इग्नियस रॉक है या मेटामॉर्फिज्म रॉक है या सेडिमेंट्री रॉक है, ठीक है। तो इनमें से जो भी इंपॉर्टेंट फैक्चुअल बातें हैं वो याद रखनी है। तो लिथिफिकेशन प्रोसेस किससे संबंधित है? मेटामॉर्फिज्म से। बहुत सी औषधि सेलों में निक्षेप करते हैं, सिली भवन के बाद अपनी विशेषताएं बनाए रखती है। इसी कारणवश बालूसम जैसी औषधि सेलों में विविध सांद्रता वाली अनेक सतहें होती है, यानी जो सैंडस्टोन बनते हैं वो लिथिफिकेशन के प्रोसेस से बनते हैं। उसमें हमने बहुत सारी दरार जो सॉरी दरारें नहीं, जो लेयर्स देखी हैं, ठीक है। जैसे एक जो सैंडस्टोन होता है उसमें कहीं पर डार्क कलर की परत होती है, कहीं पर लाइट कलर की होती है, कहीं पर जो परत है वो इस रूप में होती है, ठीक है। यहाँ पे डार्क होता है, यहाँ लाइट होता है, यहाँ पे वापस डार्क हो जाता है, ठीक है। तो इसको औषधि चट्टानों के रूप में जानते हैं। निर्माण पद्धति के आधार पर औषधि सेलों के तीन प्रकार है। जैसे यांत्रिक रूप से कौन कौन सी होती है? बालूक्ष्म यानी जो सैंडस्टोन होते हैं वो, उसी प्रकार से पिंड शिला है, चूना प्रस्तर सेल है यानी लाइमस्टोन है, सेल है, विमर्दा है, ठीक है। तो ये है यांत्रिक रूप से निर्मित। दूसरा है कार्बनिक रूप से निर्मित, जैसे गिजराइट है, खड़िया पत्थर है, चूना पत्थर है, कोयला है, ठीक है, यानी इनमें कार्बन की मात्रा ज्यादा होती है। उसी प्रकार से तीसरा फॉर्म है रासायनिक रूप से निर्मित, जो केमिकल कंपाउंड जिसमें ज्यादा होता है, जैसे उदाहरणतः श्रृंग हो गया यानी श्रृंग प्रस्तर हो गया, चूना पत्थर हो गया, हेलाइट हो गया, पोटास हो गया। तो इनमें केमिकल कंपाउंड ज़्यादा होता है, ठीक है, एज कम्पेयर टू जो मैकेनिकल प्रोसेस से बनती है यानी यांत्रिक रूप से बनती है। तो इसी प्रकार से ये आपकी औषधि चट्टान एक बार इसमें देख लेते हैं डायग्राम में, यानी सेडिमेंट्री रॉक, सॉरी मैंने यहाँ पे मेटामॉर्फिज्म बोल दिया। जो लिथिफिकेशन का प्रोसेस है वो सेडिमेंट्री का है, ठीक है, वो मेटामॉर्फिज्म का नहीं है, क्योंकि मेटामॉर्फिज्म कायांतरित जो चट्टानें होती है उनको बोलते हैं मेटामॉर्फिज्म, ठीक है। तो यहाँ पे सेडिमेंट्री रॉक होती है यानी औषधि चट्टानें होती है। उनकी विशेषता क्या है? तो इनका बनने का प्रोसेस है थ्रू कॉम्पैक्शन ऑफ सेडिमेंट, यानी जो इनकी जो आग्नेय चट्टानें होती है इनके टूटने से जो बनती है। उसके बाद में कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, ठीक है, डिस्टिंक्टली लेयर्ड होती है, यानी इनमें परतें होती है। उसी प्रकार से इजी टू क्रम्बल यानी टूटने में आसान है। उसी प्रकार से टाइप कौन कौन से हैं? पहला है क्लास्टिक यानी कॉम्पैक्ट और ब्रोकन रॉक होती है, जैसे कॉन्ग्लोमरेट हो गया, सैंडस्टोन हो गया, यानी जो बालूस्कम होते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से नेक्स्ट है केमिकल कंपाउंड में कौन सी है? आयरन ओर हो गया, रॉक साल्ट हो गया, यानी जो सेंधा नमक होता है ना, वो औषधि चट्टान है, ठीक है, सेडिमेंट्री रॉक। उसी प्रकार से नेक्स्ट है ऑर्गेनिक कंपाउंड में, एक तो कोल हो गया और दूसरा लाइमस्टोन हो गया, ठीक है। तो लाइमस्टोन और सैंडस्टोन में थोड़ा बेसिक डिफरेंस है, याद रखना, ठीक है। तो जो लाइमस्टोन है वो किससे बनता है? ऑर्गेनिक कंपाउंड से बनता है, यानी उसमें कुछ ऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं। उसी प्रकार जो सेडिमेंट होता है वो कौन सा होता है? वो क्लास्टिक होता है, यानी इनकी दोनों की जो बेसिक डिफरेंस है वो यही है कि एक जो लाइमस्टोन है उसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू लाइमस्टोन। तो लाइमस्टोन में तो ऑर्गेनिक कंपाउंड बिल्कुल ही नहीं होते हैं, तो परतों से मिलकर बनी होती है ये, ठीक है। तो ये आपकी सेडिमेंट्री रॉक है। उसी प्रकार से नेक्स्ट आपकी कायांतरित शैल है। तो कायांतरित का मतलब होता है स्वरूप में परिवर्तन, यानी रूप चेंज कर लेना। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे लाइमस्टोन और सैंडस्टोन, दो परतें हैं लाइमस्टोन और सैंडस्टोन की। तो ये क्या है कि बाद में कुछ जो अपर्दन है वो लाइमस्टोन का हुआ और कुछ सैंडस्टोन का हुआ, और बाद में ये नेक्स्ट प्रोसेस में जाके यानी पानी द्वारा
ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से इनका अपवर्तन हुआ और बाद में क्वार्ट्ज बन गया। ठीक है, तो इस वजह से या तो एक चट्टान का टूट के कुछ अलग बन जाता है, या वे समय के आधार पर और स्थान के आधार पर डिसाइड होता है कि किस टाइप की चट्टान बनेगी। ठीक है, तो हो सकता है कि 4-5 चट्टानें हों, उनका कुछ मिश्रित कण टूट के एक नई चट्टान बन जाए, तो उसको कायांतरित चट्टान के रूप में मान देते हैं। ठीक है, तो जो कायांतरित चट्टानें होती है उनका कोई फिजिकल और जो सॉरी केमिकल जो प्रॉपर्टीज होती है कोई फिक्स नहीं होती है, ये मिक्सचर होते हैं। इनमें दाब, आयतन तथा तापमान में परिवर्तन की प्रक्रिया के फलस्वरूप इन सेलों का निर्माण होता है। यानी इसमें एक तो प्रेशर, एक होता है वॉल्यूम, तीसरा टेम्परेचर, ये 3-4 जो बेसिक चीजें होती है ये कायांतरित सेल को डिसाइड करती है। सेल दाब, आयतन और तापमान यानी पीवीटी, पी का मतलब प्रेशर, वी का मतलब वॉल्यूम और टी का मतलब टेम्परेचर। तो पीवीटी का जो प्रोसेस है वो किस में वर्क करता है, आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेंगे फिर से। ठीक है, तो आग्नेय, अवसादी और कायांतरित, तो आपको कायांतरित याद रखना है कि जो पीवीटी का प्रोसेस है वो कायांतरित सेलों में होता है। जब विवर्तन की प्रक्रिया के कारण सेलें निचले स्तर और बलपूर्वक खिसक जाती है, या जब भूपृष्ठ से ऊपर उठता हुआ मैग्मा भूपृष्ठीय सेलों के संपर्क में आता है, या जब ऊपरी सेलों के कारण निचली सेलों में अत्यधिक दबाव पड़ता है, तब कायांतरित चट्टानों का निर्माण होता है। यानी इनका प्रोसेस का कोई फिक्स पैरामीटर नहीं होता है, अलग अलग टाइप की मतलब अलग अलग जो भौतिक और जो केमिकल प्रोसेस होती है उनमें ये कायांतरित चट्टानें बनती है। बेसिक बात यही है। कायांतरण वह प्रक्रिया है जिसमें समयांकित सेल पुनः क्रिस्टलीकरण होते हैं तथा वास्तविक सेलों में पदार्थ पुनः संगठित हो जाते हैं। तो ये पुनः क्रिस्टलीकरण का जो प्रोसेस होता है उससे बनती है। बिना किसी विशेष रासायनिक परिवर्तन के टूटने एवं घिसने के कारण वास्तविक सेलों में यांत्रिक व्यवधान तथा उनका पुनः संगठित होना गतिशील कायांतरित कहलाता है। यानी जो सेडिमेंट्री रॉक है, ये सैंडस्टोन है, ये टूटा और बाद में मेटामॉर्फिज्म के रूप में प्रोसेस हुआ, तो ये एक डायनामिज्म प्रोसेस है, डायनामिक प्रोसेस है, यानी चलता रहता है। उसमें कायांतरण के कारण सेलों में पदार्थों का रासायनिक परिवर्तन एवं पुनः क्रिस्टलीकरण होना। उसमें कायांतरण दो प्रकार का होता है, यानी उसमें का मतलब जो हीट की वजह से जो मेटामॉर्फिज्म यानी जो सेलों का जो रॉक्स है उनका फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी चेंज होती है, वो दो प्रकार की है। जैसे यहाँ पे पहली है संपर्क कायांतरण और दूसरा है प्रादेशिक कायांतरण। संपर्क कायांतरण का क्या मतलब है कि संपर्क संपर्क जो कम्युनिकेशन बोलते हैं जिसको, संपर्क रूपांतरण में सेल गर्म ऊपर उठे हुए मैग्मा तथा लावा के संपर्क में आती है तथा उच्च तापमान में सेल के पदार्थ का पुनः क्रिस्टलीकरण हो जाता है। यानी फॉर एग्जांपल ये कोई ज्वालामुखी है, ठीक है, और यहाँ पे कायांतरित चट्टान है। ठीक है, तो यहाँ पे कायांतरित चट्टान है तो लावा निकला और यहाँ पे आके जम गया। ठीक है, तो यहाँ पे लावा आके गिर गया, तो ये जो लावा के संपर्क में जो चट्टानें आएगी ना बाद में, ये तो बनेगी एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से। यानी जो ऊर्जा के दो फैक्टर पड़े ना, एक तो संपर्क में और दूसरा प्रादेशिक में। तो जो संपर्क वाला जो डायरेक्ट मैग्मा के कांटेक्ट में आ जाना, सॉरी लावा के कांटेक्ट में आ जाना। ठीक है, तो लावा के कांटेक्ट में आएगी तो सतह पर बनेगी, और मैग्मा के कांटेक्ट में आएगी तो गहराई में मतलब क्रस्ट के बिलो क्रस्ट बनेगी। उसी प्रकार से अक्सर सेलों में मैग्मा अथवा लावा के योग से नए पदार्थ उत्पन्न होते हैं। प्रादेशिक कायांतरण में उच्च तापमान तथा दबाव, इन दोनों के कारण सेलों में विवर्तन दबाव के कारण पर विकृतियां होती है, जिससे सेलों में पुनः क्रिस्टलीकरण होता है। कायांतरण की प्रक्रिया में सेलों के कुछ कण या खनिज सतहों या रेखाओं के रूप में व्यवस्थित हो जाता है। यानी एक तो लेयर्स बन जाती है या फिर इनमें कुछ धारियां बन जाती है। यानी एक लेयर यहाँ पे बन गई, उसके बाद में काफी बड़ी लेयर बन गई, उसके बाद में कुछ छोटी लेयर, ऐसे करके ये प्रोसेस चलता रहता है। ठीक है, कायांतरित सेलों में खनिज अथवा कणों की इस व्यवस्था को पत्रण यानी फोलिएशन या रेखांकन कहते हैं। तो जो पत्रण का जो प्रोसेस है वो किस में होता है, कायांतरित चट्टानों में होता है। जो लिथिफिकेशन का प्रोसेस हमने पढ़ा था वो किस में होता है, अवसादी चट्टानों में होता है। ठीक है, कायांतरित में नहीं होता है। कभी कभी खनिजों एवं विभिन्न समूहों के कण पतली एवं मोटी सतह के रूप में इस प्रकार व्यवस्थित होते हैं कि वे हल्के एवं गहरे रंग के दिखाई देते हैं। कायांतरित सेलों में ऐसी संरचनाओं को बैंडिंग कहते हैं। ठीक है, बैंडिंग बैंडिंग प्रदर्शित करने वाली सेलों को बैंडेड सेल कहते हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेंगे बैंडेड सेल, जो बैंडेड रॉक्स होती है वो किसका प्रकार है, तो आग्नेय, अवसादी, कायांतरित या इनमें से कोई नहीं, तो आपको ध्यान रखना है कि ये कायांतरित का रूप है। कायांतरित होने वाली वास्तविक सेलों पर ही कायांतरित सेलों के प्रकार निर्भर करते हैं। यानी कायांतरित होने वाली वास्तविक सेलों, कौन सी सेल है, जैसे फॉर एग्जांपल ग्रेनाइट है या लाइमस्टोन है, तो कौन सी सेल का कायांतरण हो रहा है उसके आधार पर जो सेल बनती है ना, उसको उसकी नेचर के आधार पर जो सेल बनती है उसमें ही वो केमिकल और भौतिक गुणधर्म होते हैं बाद में। कायांतरित सेलें दो प्रमुख भागों में वर्गीकृत किया जा सकती है। पहली है पत्रित सेल अथवा दूसरी है अपत्रित सेल। यानी पट्टितास्मीय, साइनाइट
स्लेट, सिस्ट, संगमरमर, क्वार्ट्ज आदि रूपांतरित सेलों के कुछ उदाहरण हैं। ठीक है। अब जो मेटामॉर्फिज्म होता है, जैसे ग्रेनाइट से नीस बनती है, उसी प्रकार से बेसाल्ट से सिस्ट बनती है। कोल से ग्रेफाइट या डायमंड बनते हैं, उसी प्रकार से सैंडस्टोन से क्वार्ट्जाइट बनता है। जो डोलोमाइट होता है उससे मार्बल बनता है। उसी प्रकार से जो क्ले और सेल होती है उससे स्लेट बनती है। उसी प्रकार से जो अ, आगे जो इम्पोर्टेंट जो स्लेट है उससे वापस सिस्ट बन जाती है। ठीक है। तो ये प्रोसेस एक दूसरे जो चट्टाने हैं उनमें चलता रहता है। ठीक है। तो यहाँ पे जो कायांतरित चट्टाने हैं, मेटामॉर्फिक रॉक्स है, उनके बारे में देख लें। फॉर्मेशन क्या है कि थ्रू ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ओल्डर रॉक, यानी जो पुरानी चट्टाने होती है, जैसे यहाँ पे सैंडस्टोन से कुछ बन गया, कॉन्ग्लोमरेट से कुछ बन गया। इनके करेक्टरिस्टिक क्या है, लक्षण क्या है, तो मे और मे नॉट हैव लेयर्स, यानी इनमें या तो परतें हो सकती है या नहीं भी हो सकती है। रिलेटिवली हार्डर, यानी जो मतलब रिलेटिवली कम हार्डर का मतलब है कि कुछ कठोरतम प्रवृत्ति की होती है ये चट्टाने। ठीक है। और टाइप्स कितने हैं, तो टाइप के आधार पर इनको दो तीन टाइप्स है इनके। पहला है जो फोलिएटेड है, यानी डिस्टिंग्विश्ड बाई लेयर्स, यानी जो लेयर्स होती है उनमें, जैसे स्लेट है तो स्लेट में लेयर बनती है। ठीक है। उसी प्रकार से जो नीच चट्टानें होती हैं उनमें भी लेयर बनती है। उसी प्रकार से जो पाइलाइट होती है, ठीक है, वो उसमें भी लेयर बनती है, यानी जो स्लेट, नीस और जो पाइलेट, ठीक है, ये तीन चट्टानें होती हैं, इनमें लेयर्स बनती है। और नॉन फोलिएटेड यानी नो डिस्टिंग्विशेबल लेयर्स होती हैं, यानी इसमें कुछ निश्चित आकार में, प्रकार में कोई लेयर्स नहीं पाई जाती। वो है मार्बल है, क्वार्टजाइट है, और तीसरा कॉर्नफेल्स है। ठीक है। तो ये चट्टाने हैं, इनके नाम याद रखने हैं और बेसिक इनकी करेक्टरिस्टिक याद रखनी है। ठीक है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दे रखे हैं, तो ये है इग्नियस रॉक है, ये है सेडिमेंट्री के, जैसे सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, सेल, जिप्सम, कॉन्ग्लोमरेट। उसी प्रकार से मेटामॉर्फिज्म के भी मार्बल है, स्लेट हो गया, क्वार्ट्ज हो गया, नीस हो गया। ठीक है। तो ये एग्जाम्पल है, बेसिक चीजें याद रखनी इंपॉर्टेंट है। उसी प्रकार से जो लास्ट जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है सेल चक्कर। यानी जो सेल चक्कर का मतलब है कि जो चट्टानें बनती है, तो ऐसा तो है नहीं कि कुछ नई ही केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी है उसकी वजह से कुछ टाइम बाद में नई चट्टान बन जाएगी। ठीक है। यानी कि मतलब जो एग्जिस्टिंग चट्टान है, जो धरती पर अभी प्रेजेंट टाइम में चट्टान है, उनसे कुछ हटके कुछ चट्टान बन जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। एक निश्चित प्रोसेस होता है, निश्चित केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, उसी के जो विविध चट्टाना होती है वो टूट कर दो तीन चट्टानों से कुछ पोर्शन टूटा और अलग चट्टान बन गई। बाद में वो आगे उनका लिथिफिकेशन हुआ, उनका पतरण हुआ और बाद में नई चट्टान बन गई। तो इनका प्रोसेस ऐसे चलता रहता है। तो एक बार जो सेल चक्र है इसको देखते हैं। सेल अपने मूल रूप से अधिक समय तक नहीं रहती है, यानी जो उसका मूल रूप है उसमें अधिक समय तक नहीं रहती है, बल्कि इनमें परिवर्तन होते रहते हैं। अब यहाँ पे अधिक समय का मतलब ये नहीं है कि साल, 2 साल, 4 साल, 10 साल, यानी ज्योग्राफी में जो टाइम स्केल होती है, जो एक समय की बात होती है, जैसे हिस्ट्री में एक साल में 365 दिन होते हैं। ठीक है। तो उसमें कुछ बहुत सारे चेंजेस आते रहते हैं। उसी प्रकार से जो ज्योग्राफी है सब्जेक्ट, इसमें जो मेजरमेंट है किसी भी यूनिट का, फॉर एग्जांपल हम रॉक्स को ले लें, सॉइल बनने को ले लें, ये हजारों करोड़ों वर्ष लगते हैं इनमें, मतलब लाखों वर्ष तो मिनिमम मान लो, हजारों लाखों वर्ष तो। ठीक है। तो अधिक समय तक नहीं रहती है। अधिक समय का मतलब है कि 10,000, 20,000, 50,000 साल तक। ठीक है। उसके बाद में चेंजेस आते ही हैं इनमें। सेल चक्कर एक सतत प्रक्रिया होती है जिसमें पुरानी सेल परिवर्तित होकर नवीन रूप लेती है। आग्नेय सेलें प्राथमिक सेलें होती है तथा अन्य औषधि और कायांतरित सेलें होती है, इन्हें प्राथमिक सेलों से निर्मित होती है। यानी जो प्राइमरी रॉक होती है आग्नेय सेल, उससे मेटामॉर्फिज्म और सेडिमेंट्री रॉक बनती है। बस बेसिक बात यही ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है, आग्नेय सेलों को कायांतरित सेल में परिवर्तित किया जा सकता है। आग्नेय एवं कायांतरित सेलों से प्राप्त अंशों में औषधि सेलों का निर्माण होता है। यानी जो इग्नियस रॉक और मेटामॉर्फिज्म रॉक होती है उससे सेडिमेंट्री रॉक बनती है। सॉरी, इग्नियस और जो सेडिमेंट्री रॉक होती है उससे मेटामॉर्फिज्म रॉक बनती है, जो औषधि चट्टान है। जैसे यहाँ पे सेडिमेंट्री रोग है, इसको औषधि चट्टान बोलते हैं। जो मेटामॉर्फिक रोग से उसको कायांतरित चट्टाने बोलते हैं। तो इग्नियस रोग और सेडिमेंट्री रोग मिलके क्या बनती है, मेटामॉर्फिक रोग्स बनती है। ये बात ध्यान रखनी है। औषधि सेलों औषधि सेलें उपखंड में परिवर्तित हो सकती है। ये उपखंड औषधि सेलों के निर्माण का एक स्रोत हो सकते हैं। निर्मित भूपृष्ठीय सेलें आग्नेय, कायांतरित और औषधि प्रत्यावर्तन के द्वारा पृथ्वी के आंतरिक भाग में नीचे की ओर जा सकती है। यानी भूपृष्ठीय पतरण के आंशिक अथवा पूर्ण भाग प्लेट अभिसरण, यानी जो प्लेट कन्वर्जेंस के रूप में अन्य पत्रक के नीचे चले जाते हैं। तथा पृथ्वी के आंतरिक भाग में तापमान बढ़ने के कारण ये पिघलकर मैग्मा में परिवर्तित हो जाते हैं, जो आग्नेय सेल के स्रोत होते हैं। यानी प्रेजेंट टाइम में जो हिमालय है, अब हिमालय से नदियां आती है अपर्दन करके अपने साथ में, जो
मटेरियल लेके आती है, अवसाद लेके आती है, वो बंगाल की खाड़ी में गिराती है। अब बंगाल की खाड़ी में गिरने के बाद में वो धीरे धीरे प्लेट के साथ में ओशियन जो ट्रेंच बने हुए हैं वहां पे जाएगी। अब ट्रेंच में हमने प्रीवियस सेशन में पढ़ा था कि जो प्लेटें हैं उनका विनाश होता है, तो विनाश होने के बाद में क्या है कि कन्वेक्शनल करंट के साथ साथ में नई चट्टान, नई प्लेट बनेगी। नई प्लेट बनने के बाद में वापस इंडियन प्लेट धीरे धीरे मूव कर रही है यूरेशियन प्लेट की तरफ, तो यहाँ पे हिमालय का निर्माण होगा और एक टाइम ऐसा आएगा जब ये वापस, कहने का मतलब, पीक पे जाएगी नदी के अपरदन द्वारा। ये साइकिल यानी ये प्रोसेस चलता रहता है। तो इसी को अ, बोलते हैं कि ये मतलब मतलब ज्यादा समय तक जो चट्टानें होती हैं उनकी रियल प्रकृति नहीं रहती है, ठीक है, चेंज होती रहती है। जैसे ये डायग्राम दे रखा है, तो इसमें अपसे और अपरदन दे रखा है, तो इसको जो एक अच्छा डायग्राम है, कहने का मतलब कलरफुल है, इसको देखते हैं। यहाँ पे एक इग्नियस रॉक पड़ी है यानी आग्नेय चट्टान पड़ी है। तो आग्नेय चट्टान क्या होगा, जब ये मेल्ट होगी यानी इस पे टेम्परेचर हाई रहेगा तो ये मैग्मा में कन्वर्ट हो जाएगी। या मैग्मा चट्टान, मैग्मा पड़ा है, मैग्मा यदि ठंडा हो जाएगा तो आग्नेय चट्टान बन जाएगी। ठीक है, ये बात समझ में आ गई बेसिक। अब यहाँ पे क्या होता है, आग्नेय चट्टान है, जैसे फॉर एग्जांपल मानते हैं यहाँ पे मैग्मा है, मैग्मा ठंडा हुआ और आग्नेय चट्टान बनी। ठीक है, सिंपल बात है। अब आग्नेय चट्टान का क्या हुआ, वेदरिंग एंड लिथिफिकेशन, यानी हमने सिली भवन पढ़ा था, और वेदरिंग का मतलब अपसे है। ठीक है, तो आग्नेय चट्टान है, जैसे ये बड़ी चट्टान थी पहले, बाद में इनके तीन चार टुकड़े हो गए। ये बड़ी चट्टान थी, ये एक, इसके बाद में तीन चार टुकड़े हो गए। अब वेदरिंग में क्या होता है, वेदरिंग में एक तो इरोजन होता है, डिपोजिशन होता है। ठीक है, यानी वेदरिंग का मतलब जो अपक्षय होता है, इसमें तीन चार एजेंट काम करते हैं। उसकी वजह से जो टेम्परेचर की वजह से, हीट की वजह से, बाद में ये जो फैक्टर होते हैं, कहने का मतलब ए स्थान से बी स्थान पर पार्टिकल को ले जाते हैं, उसमें वायु द्वारा जाते हैं, पानी, हवा, मतलब हवा द्वारा, पानी द्वारा, ये एक एजेंट होते हैं इरोजन के और डिपोजिशन के। उनकी वजह से ये इग्नियस रॉक है, बाद में रॉक से वो सेडिमेंट में बदल जाती है। ठीक है, अब सेडिमेंट का बाद में क्या हुआ, सेडिमेंट रॉक से ये बन गई, यहाँ पे एक मिनट, कॉम्पैक्शन एंड सेमेंटेशन। ठीक है, तो सेडिमेंट का जो नेक्स्ट फॉर्म है वो सेडिमेंट्री रो का कुछ टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से चेंज हुआ, और इसमें ये यहाँ पे एक एक सेल खंड था, बाद में ये लेयर्स में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, यहाँ पे इस जो सेडिमेंट्री रॉक है, इसमें हीट और प्रेशर की वजह से ये मेटामॉर्फिज्म में कन्वर्ट हो गई। ठीक है, और बाद में ये मेल्ट हुई, यानी इस पे टेम्परेचर ज्यादा पड़ा तो ये मैग्मा बन गया। ठीक है, तो ये एक चक्कर चलता रहता है। इग्नियस रॉक का दूसरा एक प्रोसेस है कि इसमें यदि हीट हो और प्रेशर हो, इग्नियस रॉक पे यदि जो आग्नेय चट्टानें हैं उस पर यदि दबाव हो और उस पर यदि टेम्परेचर ज़्यादा हो, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाती है, मेटामॉर्फिक रॉक्स में कन्वर्ट हो जाती है। उसी प्रकार से जो मेटामॉर्फिक रॉक्स है उस पर यदि वेदरिंग और लिथिफिकेशन हो जाए तो ये सेडिमेंट में कन्वर्ट हो जाती है। यानी तो हमने एक प्रोसेस पढ़ा था ना अभी जस्ट पहले, यानी जो आग्नेय चट्टानें और अवसादी चट्टानें हैं, इनके दोनों में यदि टेम्परेचर, सॉरी, इसमें यदि वेदरिंग हो जाए और लिथिफिकेशन हो जाए तो एक तो ये प्रोसेस और ये प्रोसेस, यानी ये दोनों प्रोसेस सिंपल मतलब सेम है। तो इसमें एक तो आग्नेय चट्टान है और दूसरी कौन सी है, मेटामॉर्फिक रॉक है। ठीक है, तो ये दोनों किस में कन्वर्ट हो जाती है, सेडिमेंट में कन्वर्ट हो जाती है। तो एक बार इस मैप को देख लेते हैं। तो यहाँ पे कायांतरित चट्टान है, कायांतरित का गलन होता है यानी मेल्टिंग होती है तो मैग्मा बन जाते हैं, मैग्मा से आग्नेय चट्टानें बन जाती है, आग्नेय से वापस पिंडन होता है, पिंडन का मतलब ठंडी हो जाती है, तो ये वापस इसमें कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, गलन वगैरह प्रोसेस होता है, बाद में मैग्मा बन जाती है वापस हीटिंग की वजह से। उसी प्रकार से आग्नेय सेल का अपक्षय और अपर्दन हुआ, तो ये अपक्षय और अपर्दन की वजह से लिथिफिकेशन हुआ, सिलीभवन हुआ, और यह अवसादी सेलें बन गई। अवसादी सेलों में कायांतरण हुआ यानी पत्रण हुआ, और ये कायांतरित सेलें बन गई। ठीक है, तो ये एक प्रोसेस चलता रहता कंटिन्यूस। ठीक है, तो ये हमारा जो मेन टॉपिक था आज का। ठीक है, चैप्टर नंबर 5 था, वो हमने डिस्कस कर लिया सेल और खनिज के बारे में। तो चलिए, आज के इस सेशन में इतना ही है। तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए, एनसीईआरटी का डिस्कशन, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, थैंक यू।